हेलो डियर्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, और ये हमारा क्लास 9 का टॉपिक है, हिस्ट्री चैप्टर का। हिस्ट्री में हमने पहला चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पढ़ा है, जिसमें हमने बात की थी किस तरीके से फ्रांस में रिवोल्ट होता है, फैक्टर्स क्या कहते हैं, उसके बाद से उसका इम्पैक्ट ग्लोब पे क्या पढ़ा, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी। इस चैप्टर को वहाँ से ही उठा करके, मतलब उसका जो लिंक है वहाँ से हमें इसे एक दूसरे से इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे कि सोशलिज्म का मतलब क्या है, यूरोप में किस तरह से इमर्जेंस होता है। इसके साथ अगर आप ध्यान दें तो एक और टॉपिक जुड़ी हुई है और वो है रशियन रिवॉल्यूशन। यानी कि इस चैप्टर में हम सोशलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से यूरोप में इसका इमर्जेंस होता है और इसका रशियन रिवॉल्यूशन से क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? आपको क्या होगा, सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं और फिर रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि जब सोशलिज्म का इमर्जेंस हो रहा था ना, तो बहुत सारे छोटे छोटे क्या हुआ, ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ। इनका क्या काम था, इनका काम था कि पूरे वर्ल्ड में सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को फैलाना। क्लियर है? सारे देशों में, जहाँ भी पूरी दुनिया में अलग अलग देश है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो वो सोशलिस्ट बेस पे हो, सोशलिज्म के बेस पे हो। इसके लिए ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ और ये लोग क्या करने लगे, सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को पूरे वर्ल्ड में फैलाने लगे। लेकिन किसी भी देश में उस वक्त सोशलिस्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ रशिया एक ऐसा देश था जहाँ पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना? और वहाँ पे क्या ऐसे कंडीशंस थे, क्या चीज ऐसा हुआ जिसकी वजह से वहाँ पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया, इसके बारे में हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सोशलिज्म का क्या होता है, यूरोप में कैसे इमर्जेंस होता है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है द एज ऑफ सोशल चेंजेस। यानी हम उस दौर की बात करने जा रहे हैं जब सोसाइटी में चेंजेस हो रहे थे। किस तरीके के चेंजेस हो रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है फ्रांस में रिवॉल्यूशन होता है आपका 1789 में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। फर्स्ट चैप्टर है आपका, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग इसे जाकर के दोबारा पढ़िए। क्लियर है? सोसाइटी में किस तरीके के चेंजेस हो रहे थे इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 1789 में फ्रेंच में रिवॉल्यूशन होता है। इससे पहले ही ना बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इमर्जेंस होने लगता है। मतलब कि नए नए इंडस्ट्री का फॉर्मेशन होने लगता है, नए नए बड़े बड़े इंडस्ट्री खुलने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है, सपोज कर लीजिए अगर आप कोई छोटा सा दुकान भी खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो उस दुकान के लिए आपको सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत पड़ेगी, उस दुकान में काम करने वाले लोगों की, यानी कि वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था तो उस वक्त लोगों को, जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक थे, फैक्ट्री के मालिक थे, कारखानों के मालिक थे, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी वर्कर्स की। क्लियर? अब ये वर्कर्स इन्हें मिल कहाँ से रहे, ये लोगों ने ना आइडिया निकाला कि हम यहाँ के अपने लोकल लोगों को जॉब पे नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, हम बाहरी लोगों को जॉब पे रखेंगे। और उसी वक्त नेशनलिज्म का इमर्जेंस हो रहा था, लोगों के अंदर नेशनलिज्म का भावना आ रही थी। क्लियर है? क्योंकि लोग मोनार्की सिस्टम से फेडअप हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। जब नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया ना, तो लोगों के अंदर आगे चल करके इंपीरियलिज्म का भी कॉन्सेप्ट उभरने लगा। इंपीरियलिज्म मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म की भावना बढ़ जाती है तो ये क्या करते हैं, कहा जाता है कि ये इंपीरियलिज्म की तरफ जा सकते हैं। और इंपीरियलिज्म मतलब क्या होता है, इसका हिंदी मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, साम्राज्यवाद। इसका मतलब क्या होता है कि पहले मैं अपने देश के लिए सोचता था कि ये हमारी देश है और यहाँ के लोग हमारे हैं, ये हमारी बाउंड्री है। अब जब आप अपने देश के बाहर के लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, उनकी टेरिटरी को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, अपनी कंट्री के बाउंड्री को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो इसे बोला जाता है इंपीरियलिज्म। क्लियर है? और जब इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट आने लगा तो लोग क्या करने लगे, एक देश दूसरे देश पे अटैक करने लगा। अटैक की वजह से जो वहाँ देश हारता था वहाँ के लोगों को वो स्लेव्स बना लेते थे।
गुलाम बना लेते थे और अपने देश में ला करके ये लोग उन्हें बेच देते हैं। इन्हें खरीदते कौन थे? आपके इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े जो कारखानों के मालिक होते हैं वो खरीदते हैं। मतलब इनके कारखानों में काम करने वाले ऐसे लोग मिल जा रहे हैं जो क्या करते थे, जिंदगी भर इनके लिए काम करते थे। क्लियर है? जिंदगी भर इनके लिए काम करते थे। अब क्या हुआ, जब इनके लिए स्लेवरी सिस्टम का इमरजेंस हुआ ना, स्लेवरी सिस्टम जब बहुत ज़्यादा अपने आखिरी चरम पे पहुंच गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब इमर्ज हुआ तो बहुत अच्छी बातें भी हुई लेकिन उसके साथ बहुत बुरी भी बातें हुई। सबसे पहले बुरी बात क्या हुई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, जो वेजेस थे ना, क्योंकि ये लोग स्लेव्स थे तो मजदूर जिंदगी भर गुलामी करने के लिए नहीं खरीदा गया था, तो इनके लिए कोई वेजेस वगैरह डिसाइडेड नहीं था। न ही यही डिसाइडेड था कि अगर कोई पर्सन कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क करता है तो उसे कितना वेजेस दिया जाएगा, कोई डिसाइडेड नहीं था। इसके अलावा इनके साथ ये बदसलूकी की जाती थी कि इनका कोई फिक्स आवर्स नहीं था, कितने घंटे काम करेंगे वो फिक्स नहीं था इनका। कभी रात में बुला करके काम करा रहा है, कभी दिन में बुला करके काम करा रहा है, कभी रात और दिन दोनों बुला करके काम करा रहा है। मतलब कोई फिक्स न वेजेस थी और न ही फिक्स घंटे की कितना दिन काम कर रहा है। क्लियर है? तीसरा, ध्यान से सुनिएगा, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स। मतलब जहाँ पे ये लोग रह रहे थे ना, मतलब कि हालत एकदम खराब थी मतलब कि एक तरह से कह लीजिए कि एक बीमारियों वाले घर में रहते थे। सैनिटेशन ज़्यादा अच्छा न होने की वजह से इनका हेल्थ इश्यूज हमेशा रहता था। और चूँकि ये स्लेव्स हैं तो जो आपके मिल के मालिक होते थे उनके हेल्थ पे पैसा खर्च करते ही नहीं थे, जिसकी वजह से इनका डेथ हो जाता था। इस तरीके की ये लोग प्रॉब्लम्स फेस करते थे। चौथा, टीनेज प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या होता है कि जो लोग एक सपोज करिए ये स्लेव्स हैं, क्लियर है, इनका घर तो है नहीं, दूसरे के देश में आकर के रह रहे हैं, तो जो ये जहाँ पे रहते थे अपनी झुग्गी झोपड़ी बना करके ना, वहाँ से भी ये लोग जिस जगह पे रहते थे उस जगह का ये लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे किराया वसूलते थे। वेजेस तो दे नहीं रहे, ऊपर से इनसे उल्टा किराया वसूल रहे हैं। क्लियर? इस तरीके के प्रॉब्लम्स उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से फेस हुई थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे बच्चों और औरतों से काम कराया जाता था उनके बिना मर्जी के। जो स्लेव्स होते थे, इवन द वुमेन दोज हु आर प्रेग्नेंट, उनसे भी काम कराया जाता था। फिर इस तरीके के प्रॉब्लम्स फेस किए जाते थे जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। अब जब इस तरीके के प्रॉब्लम फेस किए जाने लगे ना, तो उसी में से कुछ लोगों का दिल पिघला होगा, कुछ लोग यूनाइट हुए होंगे। जैसे हमारा देश था प्यारा भारत, यहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा था। अब गुलामी की वजह से उन जंजीरों को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग सामने आए। सबकी अपनी अपनी सोच थी लेकिन सबका एम एक था और वो था देश को आज़ाद कराना। क्लियर है? ऐसा माना जाता है। क्लियर है? उसी तरीके से जब हमारा देश जब आपके यूरोप में इस तरीके के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से इस तरह के प्रॉब्लम्स होने लगे तो वहाँ पे कुछ लोग सामने आए और उन लोगों ने इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की। उनमें से जो लोग सामने आए उनमें जो जिनकी आइडियोलॉजी थी वो 3 आइडियोलॉजी में सेपरेट थी। मतलब कि 3 आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों का ग्रुप था। सबसे पहले ग्रुप थे आपके लिबरल्स, दूसरे रेडिकल्स, तीसरे कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स के बारे में आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि कंजर्वेटिव्स कौन होते, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब इसको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे कि लिबरल्स की आइडियोलॉजी कैसी थी, रेडिकल्स की आइडियोलॉजी कैसी थी, कंजर्वेटिव्स की आइडियोलॉजी कैसी थी। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। अगर हम पहली आइडियोलॉजी की बात करें विच इज लिबरल, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम पहली आइडियोलॉजी की बात करें लिबरल्स, तो इनकी आइडियोलॉजी कैसी थी। अगर ऐसी सोच रखने वाले लोग अगर आपके पास मिल रहे हैं तो आप उन्हें लिबरल्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सबसे पहले इनकी सोच क्या थी, सबसे पहला ये क्या सोचते थे, ध्यान से सुनिएगा। इनका ये मानना था कि रिलीजन शुड बी ना, मतलब किसी देश में जो रिलीजियस लोग होते हैं वो सभी धर्मों के मानने वाले लोग बराबर। क्लियर है? मतलब कि अगर कोई देश है जैसे हमारा प्यारा भारत है, इसमें अलग अलग धर्मों के लोग मानने वाले लोग हैं। क्लियर है?
यानी कि अगर हमारे वहाँ आपको पता है कि हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, सारे धर्मों के लोग, डाइवर्स कंट्री है हमारा प्यारा भारत, तो यहाँ पे सभी धर्मों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कोई भी काम करने के लिए। यानी जो लोग लिबरल्स होते हैं ना, उनका ये मानना था कि नेशन विच टॉलरेटेड ऑल द रिलीजन्स, टॉलरेटेड ऑल द रिलीजन, यानी एक धर्म के, एक देश के अंदर जो भी धर्म होता है वो सर्वधर्म संभाव वाली भावना होनी चाहिए सबके अंदर। यानी कि अगर जो लोग ये सोच रखते हैं कि एक देश के अंदर सभी धर्मों के इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो आप उन्हें लिबरल्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें ये आप रख सकते हैं कि इनका ये मानना था कि जो पावर है ना, मतलब मोनार्की सिस्टम के अंदर जो पावर है वो मोनार्क के पास, मतलब किंग के पास अनकंट्रोल्ड पावर है, इसे कंट्रोल करना होगा। और कंट्रोल इसे किया कैसे जा सकता है? पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके, पावर को शेयर करके। क्लियर है? यानी कि इनका ये मानना था कि किसी भी मोनार्की सिस्टम के अंदर राजा के पास अनचाही शक्तियां दे दी गई हैं, जो कि सरासर गलत है। राजा के मन में जो आता है वो कर देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ही हैज अनकंट्रोल्ड पावर। क्लियर है? और इस पावर को कंट्रोल करना पड़ेगा। और वो कैसे कंट्रोल होगा? पावर को शेयर करके। यानी कोई अगर ये थॉट रखता है तो हम उसे लिबरल्स की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है? तीसरा इनका ये मानना होता है कि अगर कोई देश है तो वहाँ पे देश का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, वो उसका क्या राइट है? वो किसी इंडिविजुअल्स के जो राइट्स होते हैं उसके प्रोटेक्शन का राइट होना चाहिए। मतलब कि एक सपोज कर लीजिए ये आपका प्यारा भारत है, यहाँ पे जब हमारा देश गुलाम था, तो इस गुलामी के ऊपर अगर कोई पर्सन कोई किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो इसके कुछ राइट्स होंगे। जैसे आज के दौर में फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, तो इसके कुछ राइट्स होते हैं और इनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो हमारे रूलर्स हैं ना, उनकी होनी चाहिए। यानी कोई देश है, उस देश के अंदर एक ऐसा राइट, मतलब कि इंडिविजुअल्स के पास कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जिनका प्रोटेक्ट करने का काम उनके रिप्रेजेंटेटिव का होता है, उनके लीडर्स का होता है। क्लियर है? अगर कोई देश ऐसा फॉलो कर रहा है या करवाया जा रहा है, तो उस देश को हम लिबरल्स लोगों की कैटेगरी में डाल सकते हैं। क्लियर है? मतलब कि अगर कोई देश है वहाँ पे इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो ऐसा माना जा सकता है कि उस देश में रहने वाले लोग लिबरल्स हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट देखिए, चौथा वाला, ध्यान से सुनिए। लिबरल्स लोगों का ये मानना होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पहली बात है तो मोनार्की सिस्टम नहीं होना चाहिए। मोनार्की सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा कि आपका वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो पीपल के द्वारा चुने जाएंगे। क्लियर है? लिबरल्स लोगों का ये मानना था। फिर भी ध्यान दीजिएगा, फिर भी इन्हें डेमोक्रेटिक नहीं कहा, डेमोक्रेट्स नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी एक सबसे बड़ी कमी थी। क्या कमी थी? ये लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को नहीं मानते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को नहीं मानते थे। मतलब कि इनका ये मानना था कि औरतों को वोट देने का राइट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? लिबरल्स लोगों का ये मानना था, जो कि सरासर गलत है। सिर्फ इसी की वजह से आप कह सकते हो कि ये एक ऐसे देश का इमेजिनेशन कर रहे थे जहाँ पे आपके, मतलब कि जहाँ पे ऐसे लोग रह रहे हो जहाँ पे सर्वधर्म संभाव की भावना हो, मतलब कि किसी भी धर्म के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, जो किंग है उसके पास अनकंट्रोल्ड पावर न रहे, इंडिविजुअल्स के कुछ राइट रखे जाएं, कुछ अधिकार हो हर पर्सन के, और उसका हिफाजत करने की जिम्मेदारी उनके रिप्रेजेंटेटिव का हो। और किसी भी देश में मोनार्की सिस्टम न हो, वहाँ पे जनता अपने लोगों को चूज करे। फिर भी हम इन्हें डेमोक्रेट्स नहीं कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं, जस्ट बिकॉज वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे। वो ये मानते थे कि वुमेन को वोट देने का राइट नहीं होना चाहिए, जिसके लिए वुमेन्स ने एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था सफरगेट मूवमेंट। याद रखिएगा, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या था? ये एक ऐसा मूवमेंट था जो औरतों ने चलाया था, जिसमें उन्हें वोटिंग राइट के लिए डिमांड कर रहे थे। मतलब सफरगेट मूवमेंट्स आर those movements in which women are trying to get his right, which is a voting right. क्लियर है? चलिए, लिबरल समझ में आ गया। दूसरे वाले हैं आपके रेडिकल्स। रेडिकल्स की थिंकिंग क्या थी? ध्यान से सुनिएगा।
सबसे पहली बात, रेडिकल्स ये सोचते थे कि किसी भी देश में जो गवर्नमेंट हो ना वो मेजॉरिटी वाली हो, मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाली हो। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब ये है कि सपोज कर लीजिए हमारा प्यारा भारत है, क्लियर है। अब इसके अंदर क्या है, आपको पता है मेजॉरिटी में हिंदू लोग रहते हैं। अगर कोई रेडिकल थॉट रखने वाला है तो वो ये चाहेगा कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो ना वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोगों के पार्टिसिपेशन से हो, अदर रिलीजन्स के लोग यहाँ पे न आए, क्लियर है। अगर बगल में हमारा पाकिस्तान है, ये आपको पता है मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पे अगर रेडिकल्स लोग फॉलो करने वाले, रेडिकल थॉट रखने वाले, आइडियोलॉजी रखने वाले लोग होंगे ना, तो इनका ये मानना होगा कि यहाँ पे मुस्लिम लोग ही रूल करें, क्लियर है। तो रेडिकल्स लोगों का क्या मानना था, जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है वो कौन लोग करेंगे, वो लोग करेंगे जो उस देश में मेजॉरिटी में रह रहे होंगे, जिस भी धर्म के लोग वहाँ पे मेजॉरिटी में रह रहे होंगे वही लोग वहाँ पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेंगे। एक बात में इनकी आइडियोलॉजी और लिबरल्स की आइडियोलॉजी सेम होती थी, और वो थी जिस तरह से लिबरल्स ये मानते थे कि पावर जो होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कि प्रिविलेज लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा हो उनके पास प्रिविलेज ज़्यादा न हो, क्लियर है। वैसे ही इनका भी मानना था कि जो प्रिविलेज लोग हैं वो प्रिविलेज किस बेसिस में, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो ये प्रिविलाइजेशन जो है इसे ख़त्म कर देना चाहिए। मतलब कि पैसा नहीं ख़त्म करना है, ये जो प्रिविलेज, जैसे कि सपोज कर लीजिए मोनार्की सिस्टम में क्या हो रहा है कि अगर सपोज कर लीजिए ये कोई गुनाह करने वाला पर्सन है जो बहुत ज़्यादा पुअर है, और ये कोई सेम गुनाह करने वाला पर्सन है जो रिच है, तो राजा क्या करता था, राजा सपोज कर लीजिए रिच वाले को 2 साल की सज़ा सुना रहा है सेम क्राइम के लिए, तो पुअर वाले को 5 साल की सज़ा सुना देता था। तो इस तरीके के जो प्रिविलेज इन्हें मिल रहे थे वो नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वो अमीर हैं, उनका ये मानना था रेडिकल्स का, क्लियर है। तीसरी बात वो लोग क्या कहते थे, जो रेडिकल्स हैं, तीसरी बात वो क्या करते थे, वो लोग ये मानते थे कि जो प्रॉपर्टी है उसका कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन होने से मतलब है कि प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा एक लोगों के पास नहीं होनी चाहिए। अगर एक लिमिटेड पीरियड ऑफ प्रॉपर्टी तो उससे ज़्यादा अगर आप बढ़ रहे हैं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए लोगों के बीच में, मतलब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए, क्लियर है। अब जैसा देखिए हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में टैक्सेस लिए जाते हैं ना, अगर आप एक लिमिटेड पीरियड से अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपको क्या होना पड़ेगा, टैक्सेस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। यानी कि सरकार, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पैसा किसी एक के पास ज़्यादा हो जाएगा ना, प्रॉपर्टी एक के पास ज़्यादा हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, वो अपने मनपसंद गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कराएगी। वो कैसे कराएगी, 10 लोगों को इलेक्ट करेगी कि आप चुनाव लड़िए, जितना पैसा खर्चा होगा मैं दूंगा या मैं दूंगी, क्लियर है। अब इन 10 लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट कराए, इसमें से 5 लोग भी जीत गए, तो ये किसके लिए फेवर करेंगे, ये जो पैसा लगाया हुआ है उन्हीं का तो फेवर करेंगे, उन्हीं के हिसाब से नियम तो बनाएंगे, कानून बनाएंगे। यानी जिसे आप सोच रहे होंगे कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया हमारे अपने नियम बनाने के लिए, वो कठपुतली बन करके रह जाएंगे, किसका, आपके बिजनेसमैन या फिर प्रॉपर्टी जिनके पास ज़्यादा होगी। इसी वजह से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किसी एक के पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक के पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो गई तो उस देश में क्या होगा, उसी हिसाब से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होने लगेगा, क्लियर है। चलिए अगले जो थे तीसरे नंबर के कंजर्वेटिव्स के बारे में आप लोगों ने पिछले क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं। कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं जो ये मानते थे कि सरकारी, जो तुम लोग बात करो ना लिबरल्स की, रेडिकल्स की, ये सरासर गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो मोनार्की सिस्टम चल रहा है उसे चलते रहना चाहिए, इससे बेहतर कोई फॉर्मेशन नहीं है देश चलाने का। इसके अलावा ये मानते थे कि जो चर्च होगा ना उसकी प्रायोरिटी हमेशा हाई रहनी चाहिए, चर्च शुरू से बड़ा था, है और रहेगा, क्लियर है। इसके अलावा जो लोग, आप कह सकते हो, जो लोग पुरानी थॉट या आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग होते हैं उन्हें बोला जाता है कंजर्वेटिव। जैसे हमारे देश में आज भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आज भी ये माना जाता है कि लड़कियों को काम नहीं करना है, लड़कियों को घूंघट पे रहना है, मतलब ऐसी मतलब पुरानी सोच रखने वाले लोगों को कंजर्वेटिव बोला जाता है, क्लियर है। चलिए ये हमारा था पहला टॉपिक।